नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और आज की दुनिया में जब हम ताकत की बात करते हैं तो तमाम अन्य प्रेरक तथ्यों के साथ साथ उन खनिजों से भी ये तय हो रही है जिन्हें कहा जाता है क्रिटिकल मिनरल्स। भविष्य की पूरी अर्थव्यवस्था इन्हीं पर टिकी है, ये कहा जा रहा है। और इसी भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अमेरिका में आयोजित हो रही है क्रिटिकल मिनरल्स पर पहली मंत्री स्तरीय बैठक, जिसमें तकनीकी नवाचार, आर्थिक मजबूती और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अनिवार्य क्रिटिकल मिनरल्स की आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी कमजोरियों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों को एक मंच दिया गया है। आज अगर हम क्रिटिकल मिनरल्स की बात करते हैं तो इसमें कुछ गिने चुने देशों का ही दबदबा है। इसी पर निर्भरता को कम करने की कोशिश में भी ये अहम है बैठक। किस तरह से इस क्षेत्र में वैश्विक संतुलन का मंच ये साबित होगा और भारत की भूमिका और असर इस पर क्या रहेगा, इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज अमेरिका में क्रिटिकल मिनरल्स पर आयोजित होने वाली मंत्रिस्तरीय बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में भागीदार देश क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन और इससे संबंधित रणनीतिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। दरअसल महत्वपूर्ण खनिज उस बातचीत का एक अहम हिस्सा बन गए हैं जिसमें दोनों देश भरोसेमंद और अलग अलग सप्लाई चेन स्थापित करना चाहते हैं। महत्वपूर्ण खनिज सप्लाई चेन को मजबूत और अलग अलग बनाने के लिए मिलकर किए जा रहे प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया है। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक ये ऐतिहासिक बैठक तकनीकी नवाचार, आर्थिक ताकत और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी इन महत्वपूर्ण घटकों को सुरक्षित करने के लिए सहयोग को बढ़ावा देगी। तो अपने आप में काफ़ी अहम है ये बैठक और इसी बैठक पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही क्रिटिकल मिनरल्स का जो महत्व है और किस तरह से ये भविष्य की ताकत भी बन रहा है, एनर्जी को भी लेकर और आर्थिकी को भी लेकर, इस पर भी चर्चा का हमारा फोकस रहने वाला है। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं ये खास रिपोर्ट। भारत का ऊर्जा क्षेत्र तेजी से बदल रहा है, जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स जैसे सिलिकॉन, टेल्यूरियम, इंडियम, गैलियम, नियोडिमियम, डिस्प्रोसियम और लिथियम आयन बैटरियां अहम भूमिका निभा रही हैं। इन खनिजों की महत्वपूर्ण भूमिका स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और रक्षा क्षेत्रों में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ा रही हैं और आयात पर निर्भरता कम कर रही हैं। 2025 में शुरू किया गया नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन खनिजों की खोज, खनन और प्रसंस्करण में सुधार करने के लिए है। इसका उद्देश्य भारत को खनिजों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और 2030 तक 1000 पेटेंट हासिल करना है। इसके तहत 1500 करोड़ की योजना के साथ रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने के लिए 7 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। भारत सरकार ने 7280 करोड़ का बजट आवंटित कर रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे, जिससे खनिजों के खनन और प्रसंस्करण में सुधार होगा। इस योजना से इलेक्ट्रिक वाहनों, विंड टर्बाइनों और रक्षा उपकरणों के लिए एक मजबूत घरेलू इकोसिस्टम विकसित होगा। सौर पैनलों, पवन टर्बाइनों और इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों में इन क्रिटिकल मिनरल्स का उपयोग बढ़ेगा, जिससे 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों का 30% हिस्सा बढ़ाने का सरकार का लक्ष्य पूरा होगा। इन खनिजों की आपूर्ति चेन में निवेश से भारत अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा कर सकता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ा सकता है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, जाम्बिया, मोजाम्बिक, पेरू, जिम्बाब्वे, मलावी और कोटे डी आइवर जैसे खनिज समृद्ध देशों से रणनीतिक साझेदारी की है ताकि इन खनिजों तक लंबी अवधि तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के माध्यम से लिथियम के अन्वेषण और खनन के लिए समझौते किए गए हैं। 2023 में भारत सरकार ने 30 महत्वपूर्ण खनिजों की सूची जारी की है, जिसमें एंटीमोनी, बेरिलियम, कोबाल्ट, तांबा, गैलियम, लिथियम, मोलिब्डेनम, नियोबियम, निकल, फास्फोरस, सिलिकॉन, टेल्यूरियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वेनेडियम और जिरकोनियम शामिल हैं। भारत ने वैश्विक स्तर पर
खनिज समृद्ध देशों से साझेदारी की है। इन साझेदारियों से न केवल खनिज आपूर्ति श्रृंखला में स्थिरता आएगी, बल्कि इससे तकनीकी खोजों में वृद्धि और भारतीय उद्योगों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को भी बढ़ावा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ एम्बेसडर पिनाक रंजन चक्रवर्ती जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी हैं MEA के। और हमारे साथ डॉक्टर पंकज वशिष्ठ जुड़े हुए हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं RIS के। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। एम्बेसडर चक्रवर्ती, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी। कहा जा रहा है कि अमेरिका में ये जो बैठक हो रही है, ये अपनी तरह की पहली बैठक है। 50 से ज़्यादा जो भागीदार हैं इसमें शामिल हो रहे हैं। कितना महत्व इस बैठक का देखते हैं? महत्व तो बहुत है, क्योंकि हमें ये याद रखना पड़ेगा कि चाइना 90% से ज़्यादा क्रिटिकल मिनरल्स पे कंट्रोल रखता है सप्लाई पे। तो जब ये ट्रंप ने टैरिफ वॉर शुरू किया तो चाइना ने वो सप्लाईज बंद कर दी। एक्चुअली बंद नहीं की, पर उन्होंने उस पर कंट्रोल्स लगा दिए कि आप एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट कंट्रोल जो होते हैं, जिसका जो हमारे ऊपर भी लगे थे, वेस्टर्न नेशंस ने लगाए थे ऑन टेक्नोलॉजी, तो चाइना ने भी वही किया कि आप हमारे यहाँ से जो भी ये चीज़ भेजेगा बाहर, उस पर एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो इसकी वजह से उन्होंने वो कंट्रोल स्थापित कर दिया। और ट्रंप और उनकी इंडस्ट्री को तब वो सदमा लग गया है कि अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, क्योंकि इतना कंट्रोल जब चाइना पे था तब उनको फिक्र हो गई। तो इसी का नतीजा ये है, क्योंकि शुरू तो ट्रंप ने किया था अपने टैरिफ की, जो उटपटांग जो टैरिफ लगा रहे थे वो सब देशों पे। तो अब उसी से अब ये उत्पन्न हुआ है कि अब क्या करें। तो अब उन्होंने ये मीटिंग बुलाई कि भाई बाकी लोगों को हमारे साथ मिल के हम करना चाहिए, हमें ये क्रिटिकल मिनरल्स का खोज और उसका जो सप्लाई वगैरह। तो इसी में उन्होंने इंडिया को बुलाया है, क्योंकि इंडिया के पास काफ़ी क्रिटिकल मिनरल्स की पोटेंशियल है। और हम इस तरह के चीज़ें जो है, जो आपने लिस्ट में जो उन्होंने आपके संवाददाता ने बताया, जो सब चीज़ जो मशीनरी में, एयरक्राफ्ट में, स्पेस प्रोग्राम में, सब जगह वो लगता है, कुछ ना कुछ लगता है। क्योंकि उसके बिना ये जो मॉडर्न चीज़ें हैं, मशीनरी हैं, और जो गाड़ियां हैं, जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात हुई है, उसमें जो मैग्नेट है वो भी उसी चीज़ से बनती है। तो ये है बेसिक प्रॉब्लम। तो अब वो अमेरिका चाहता है कि एक ग्रुप बना के कि जो इस तरह के क्रिटिकल मिनरल जो है उस पर कोऑपरेशन शुरू किया जाए। और इंडिया एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है, क्योंकि हमारे पास क्रिटिकल मिनरल्स का भंडार है और हम टेक्नोलॉजी से भी उसको निकाल सकते हैं, और वो हम एक ऑल्टरनेट सप्लाई मतलब सोर्स बन सकते हैं। वैसे तो वो सप्लाई चेन की भी बात करेंगे, क्योंकि वो किसी एक देश पे निर्भर होना नहीं चाहते हैं, कोई भी नहीं चाहते। पर ये ऐसे हालात हो गए थे, अब सब लोग चाइना से खरीद रहे थे कि वो मिल रहा था, इसलिए लोगों ने निवेश नहीं किया इस सेक्टर में ज़्यादा, सरकारों ने भी नहीं किया, तो वो चाइना पे डिपेंडेंसी बढ़ गई। और फिर चाइना ने जब उस डिपेंडेंसी को वेपनाइज कर लिया, तब जाके सबके आँख खुल गए। तो ये उसी का जो है, उसी वजह से ये मीटिंग हो रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर वशिष्ठ, आपसे भी समझना चाहेंगे, जब हम जिस तरह से एम्बेसडर चक्रवर्ती ने बताया है कि जो भारत की भूमिका इसमें किस वजह से इतनी महत्वपूर्ण है, और क्या आपको लगता है कि भारत जो है अब इस दिशा में एक विकल्प प्रस्तुत करने की स्थिति में आता जा रहा है? लगातार जिस तरह से भारत क्रिटिकल मिनरल्स पे फोकस कर रहा है, चाहे इस जो मिशन 2025 में शुरू किया गया उसकी बात हो, उससे पहले के कदम हो, और इस बार बजट में भी देखते हैं तो खासा फोकस रखा गया है। नहीं, मैं काफी हद तक सहमत हूँ रंजन सर की बात से, बट मेरा मानना ये है कि जो अभी हालात हैं क्रिटिकल मिनरल को लेके वैश्विक स्तर पे, इतनी ज्यादा डिपेंडेंस है चाइना पे कि जितनी भी कंट्रीज हैं उनको आपस में सहयोग करने की जरूरत है। कोई भी एक कंट्री इस स्थिति में नहीं है कि वो एक विकल्प बन के उभर जाए। जैसा रंजन सर ने अभी बोला कि 90% 80% रेयर अर्थ में जो प्रोसेसिंग है वो चाइना कंट्रोल करता है। चाइना के पास जो रिजर्व है, जो वर्ल्ड रेयर अर्थ का रिजर्व है, ग्लोबल रिजर्व, उसका सिर्फ 33% है। पर जब बात आती है उसकी प्रोसेसिंग की, तो 80-90% के आसपास प्रोसेसिंग अभी भी वो कंट्रोल करता है।
तो अभी कोई भी देश इस स्थिति में नहीं है कि जो अकेला विकल्प बन सके। इसीलिए जो वैश्विक स्तर पे सभी कंट्री, जो भी एक डेवलपिंग तेजी से विकास करने वाली कंट्री है और जो ऑलरेडी विकसित कंट्री है, जहां पे रेयर अर्थ मिनरल्स की डिमांड है, चाहे वो डिजिटल सिस्टम प्रोड्यूस करने के लिए हो, चाहे क्लीन एनर्जी सिस्टम प्रोड्यूस करने के लिए हो, तो उनमें एक होड़ लगी है कि किस तरह से ये डिपेंडेंसी कम की जाए। क्योंकि चाइना बार बार दिखा चुका है कि वो अपने इस क्रिटिकल मिनरल पे जो उनका कंट्रोल है उसको एक वेपन की तरह यूज करेगा अपने पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये 2010 से शुरू हुआ था, जब पहली बार उन्होंने जापान के अगेंस्ट रेयर अर्थ को एक वेपन की तरह यूज किया था। उसके बाद जापान ने काफी हद तक लीड लिया था एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ रेयर अर्थ डेवलप करने के लिए। जापान ने हमारे साथ भी एग्रीमेंट साइन किया था, क्योंकि 5% जो रेयर अर्थ रिजर्व्स हैं वो हमारे पास है विश्व के। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी किया था। पर 2019 के बाद से, जब से ये ग्रेट पावर राइवलरी बढ़ी है, ये और चीजें पनप के आई हैं और अभी और कंट्रीज भी जो है इसका पार्ट बन रही है। तो नो डाउट इंडिया ने जो पिछले 2-3 साल में हमने देखा है क्रिटिकल मिनरल मिशंस के साथ, और अभी अब जो रेयर अर्थ मैग्नेट को इतना फोकस किया है, क्योंकि जो क्रिटिकल मिनरल है उसका पूरा एक सप्लाई चेन है, आपको पूरा डेवलप करना पड़ेगा। तो भारत बहुत गति से इस दिशा में कदम उठा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। टेक्नोलॉजी, प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी पे खासकर फोकस है। जो हमारी IITs हैं और जो इस तरह के रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, उनको काफी अच्छा अनुदान दिया गया है कि वो अल्टरनेट जो न्यू टेक्नोलॉजी है उस प्रोसेसिंग की वो डेवलप करें। तो अभी जो वैश्विक स्तर पे जो सारी हलचल है वो ये है कि किस तरह से जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं वो एक साथ आके एक अल्टरनेटिव सप्लाई चेन क्रिटिकल मिनरल की खड़ी करें, और उसमें भारत का एक इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। और भारत ना सिर्फ इसमें एक अल्टरनेट प्रोवाइड करेगा, बट भारत इससे बहुत गेन भी करेगा, क्योंकि भारत के पास भी बहुत सारे मिनरल ऐसे हैं जो हमारे पास उतने रिजर्व नहीं है, हम डिपेंड करते हैं। तो जो ये कॉपरेशन है, ये भारत के लिए बहुत अच्छी सुनहरी अपॉर्चुनिटी है, जिसको हमें चाहिए कि दोनों हाथों से लपटे। बिल्कुल, चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला एक ब्रेक का। बने रहिए DD न्यूज के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मैसेज 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 डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस UPI कहता है, अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में, और दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आप बता रहे थे कि तमाम जो संभावनाएं हैं वो खुलती हुई इसमें दिखाई देती हैं, और भारत के लिए इसका क्या महत्व है उस पर भी आपने प्रकाश डाला है। आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ये भी कहा जाता है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, अभी भारत ने 30 जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उन्हें घोषित किया है, लेकिन ये जो है समय समय पर बदलती भी रहती है। किस वजह से इनका इम्पोर्टेंस इतना बढ़ा है, और ये जो सूची लगातार बदलती है, इसकी क्या वजह है? देखिए, जहां तक क्रिटिकल मिनरल की इम्पोर्टेंस है, वो पिनाक सर ने आपको बताया जी कि पिछले 3-4 दशक से जो हम 2 रेवोल्यूशन देख रहे हैं, एक तो आप 2 ट्रांजिशन देख रहे हैं। एक तो आप डिजिटल ट्रांजिशन देख रहे हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स का जो पेनिट्रेशन है बढ़ रहा है। आज के दिन में डिजिटल प्रोडक्ट के बिना हम अपनी जिंदगी का तस्वर नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा एस्पेक्ट है एनर्जी ट्रांजिशन। धीरे धीरे जो कंट्रीज हैं वो फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं।
अब इन दोनों ट्रांजिशंस के लिए जो क्रिटिकल इनपुट है और जो क्रिटिकल सिस्टम्स हैं, वो जितने भी सिस्टम है उनमें क्रिटिकल मिनरल, खासकर रेयर अर्थ, कोबाल्ट, लिथियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इनके बिना आप इन प्रोडक्ट्स को बना नहीं सकते। तो ये एक मोटा मोटा रीजन है कि इनकी एकदम से इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ी। अब दूसरा सवाल आपका ये था कि क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट बदलती क्यों रहती है। अब देखिए, क्रिटिकल मिनरल जो है उसके लिए दो एस्पेक्ट होते हैं जिसके बेस पे डिसाइड करते हैं कि वो किसी कंट्री के लिए क्रिटिकल है कि नहीं। पहला तो ये है कि आपके पास उसकी डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी कितनी है। अगर जैसे चाइना का देखिए, चाइना के पास काफी कुछ अवेलेबल है जो रेयर अर्थ, तो उनके लिए उसकी सप्लाई का कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं। तो उसकी इंपॉर्टेंस है, रेयर अर्थ की इंपॉर्टेंस है, वो क्रिटिकल जो सिस्टम्स हैं, चाहे एडवांस डिजिटल सिस्टम हो, चाहे क्लीन एनर्जी सिस्टम वो प्रोड्यूस करता है, बट उसकी उतनी ज्यादा डिपेंडेंस नहीं है। तो पहला तो एस्पेक्ट है कि आपके पास डोमेस्टिक कितनी अवेलेबिलिटी है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जो उसकी सप्लाई चेन है वैश्विक, वो कितनी कंसंट्रेटेड है और कितना जियोपॉलिटिकल टेंशंस पे डिपेंड करती है। जैसे अभी समस्या क्या है कि आपका जो रेयर अर्थ का सप्लाई है वो चाइना के पास है। अब चाइना के पास है तो आपका जो पूरा का पूरा एक फ्लैश पॉइंट है साउथ चाइना सी में लेके, तो कल को अगर वहां पे कुछ इश्यू होता है, हमारे साथ डायरेक्ट भी ना हो, पर मानिए कि कल को ताइवान और चाइना का कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है और उसकी वजह से साउथ चाइना सी में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो पूरा का पूरा जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये दो क्राइटेरिया रहते हैं जिसके बेस पे क्रिटिकल मिनरल तैयार होते हैं, और ये डिपेंडिंग अपॉन द सप्लाई सोर्सेज, कितना कंसंट्रेटेड सप्लाई है उसकी, आपके डोमेस्टिक रिजर्व्स कितने हैं, उसके बेस पे लिस्ट प्रिपेयर होती है। तो अगर आप देखेंगे तो इंडिया में 33 है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया वगैरह की देखेंगे, जापान, यूएस की देखेंगे तो उसमें 50 के आसपास मिनरल्स हैं जो उनके क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में है। यूरोप में जाएंगे तो उनकी क्रिटिकल मिनरल लिस्ट की जो संख्या है वो अलग है, पर मोटा मोटा जो एक मेजर चंक हर जगह फीचर होता है उसमें 3-4 चीजें बड़ी कॉमन है। एक तो 17 जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो आते हैं, आपका लिथियम कोबाल्ट वहां पे आता है। बाकी चीजें जो है डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमीज रिक्वायरमेंट चेंज होती है। जैसे अगर चाइना में जाएंगे तो वो फॉसिल फ्यूल को भी अपने क्रिटिकल मिनरल्स में रखते हैं। अगर आप जापान जाएंगे तो सिल्वर एंड गोल्ड को भी क्रिटिकल मिनरल में रखते हैं। तो हमारी जिस तरह की आर्थिक स्थिति है, जो हमारी आर्थिक रिक्वायरमेंट्स है और जिस तरह की हमारी सप्लाई साइड है, उसको देख के डिफरेंट कंट्रीज जो है वो अपनी अपनी क्रिटिकल मिनरल लिस्ट तैयार करते हैं, और जैसे सिचुएशन चेंज होती है ये क्रिटिकल मिनरल्स की जो लिस्ट है वो चेंज होती रहती है। बिल्कुल। एम्बेसडर चक्रवर्ती, आपसे भी समझना चाहेंगे, जब हम बात करते हैं कूटनीति की, तो क्रिटिकल मिनरल्स जो है, जो वैश्विक कूटनीति है, उसका भी एक अहम हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं जब शक्ति संतुलन लगातार साधने की बात हो रही है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सप्लाई चेन्स जो है, अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, और जिस तरह से टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक डायरेक्शन में ले जा रहा है जहां पे आपकी डिपेंडेंस क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पे बढ़ रही है, तो नेचुरली ये मतलब हम लोगों को तो सब कंट्रीज को ये देखना पड़ेगा कि इसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, सप्लाई होनी चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण मैं दे दूं, जैसे आप लिथियम की बात हुई। अब लिथियम बैटरी जो है सब जगह है, आपके फोन में है, हमारी जो गाड़ियां बनने वाली हैं, क्योंकि लिथियम से जो बैटरी बनती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। मतलब उस पर चार्ज करके आप रख दें तो वो काफी देर तक चार्ज उसमें हो सकता है, और कोई बैटरी में नहीं हो सकता है। तो ये चीजें जो हैं जिस पे हम डिपेंडेंट हैं आजकल, और टेक्नोलॉजी जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो इसकी डिपेंडेंस मुझे लगता है और भी बढ़ेगी। इसीलिए जो सप्लाईज हैं उसको हमें इंश्योर करना है और सप्लाई चेन्स बनाने हैं, क्योंकि एक देश पे जो निर्भरता बढ़ गई थी पूरे मतलब विश्व में, वो कोई नहीं चाहता, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया चाइना ने कि पर ट्रंप ने जब टैरिफ का मतलब वो छेड़ा, उन्होंने युद्ध छेड़ दिया, तो चाइना ने उनको दिखा दिया। तो इसीलिए अब सब लोग कह रहे हैं कि भाई हमको सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई करना है और सिर्फ चाइना पे डिपेंडेंसी नहीं हो। तो ये है बेसिक मुद्दा, ये है, और इस पे ही मतलब विश्व के स्तर पर हम लोग डिप्लोमेसी में, जैसे आज भी जो वॉशिंगटन में मीटिंग है, तो वो हो रहा है, और इसमें अमेरिका ने लीड लिया है,
और बाकी देशों को भी बुलाया है। उन्होंने जहां जहां वो समझते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जिसको माइनिंग करके रिफाइन करके बाजार में बेचा जा सकता है, और उनकी कंपनीज जो है वहाँ शायद निवेश भी करेगी, क्योंकि उनको जरूरत है इस मटेरियल्स की, उनकी पूरी इंडस्ट्री को जरूरत है। और चाइना कब बंद कर दे तो पूरी इंडस्ट्री ठप हो जाएगी। तो इसीलिए ये इतने सारे देशों को मिलके वो अमेरिका कोशिश कर रहा है कि एक गुट बना के क्रिटिकल मिनरल्स का किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स की बात है, क्योंकि माइनिंग में इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, फिर रिफाइनिंग कैपेसिटीज चाहिए, रीप्रोसेसिंग कैपेसिटीज चाहिए। ये सब चीजें के ऊपर ही चर्चा होगी कि कौन कितना करेगा। अगर इंडिया कहे कि ठीक है, हमारे यहाँ हमने आइडेंटिफाई कर रखा है कि कहाँ कहाँ माइनिंग हम करके इस तरह के क्रिटिकल मिनरल्स एक्सेस कर सकते हैं, कुछ तो हो रहा है ऑलरेडी, पर अगर हमने इसको विस्तार करना है तो मुझे लगता है कि फिर बाकी टेक्नोलॉजी या इन्वेस्टमेंट्स हमको बुलाना पड़ेगा और हमको उसका दरवाजा खोलना पड़ेगा। तो ये सब मुद्दे हैं जो अभी डिस्कस होंगे कि किस तरह से आगे बढ़ा। बिल्कुल, प्रोग्राम में भी हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त तो चला है एक और ब्रेक का। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। दो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज जी, आपसे समझना चाहेंगे, जब हम बात कर रहे हैं भारत के महत्व की और भारत पर जिस तरह से पूरे विश्व की नज़रें लगी हुई हैं और इसका इम्पोर्टेंस भी क्रिटिकल मिनरल के क्षेत्र में जो है सब लोग जान रहे हैं, उम्मीद ये की जाए कि भारत और अमेरिका के बीच में भी क्रिटिकल मिनरल्स को लेके सहयोग जो है वो बढ़ सकता है। किस तरह से ये बढ़ेगा? और एक सवाल ये भी आता है कि क्या अमेरिकी कंपनियां भारतीय खनिजों को प्राथमिक स्रोत बनाएंगी और इसका असर क्या होगा? नहीं, देखिए, संभावना है, बट उसमें ना क्रिटिकल मिनरल को भी हमें देखना पड़ेगा। अलग अलग क्रिटिकल मिनरल का अलग अलग इशू है। अब जैसे रेयर अर्थ की बात करते हैं, रेयर अर्थ इंडिया में है। इंडिया तकरीबन, भारत जो है वो विश्व के 5% रेयर अर्थ रिजर्व्स को अपने पास रखता है। बट उसमें अगर हम चाहते हैं कि विदेशी कंपनियां उसके खनन में आए, तो उसके लिए हमें थोड़ा डोमेस्टिक लेवल पे चीजें देखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक जो रेयर अर्थ है वो पब्लिक सेक्टर मोनोपोली में आती है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो 2 फर्म हैं जो हमारी PSUs हैं, वो रेयर अर्थ माइनिंग करती है। एक इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड और एक केरला की स्टेट PSU है। तो अभी तक हमने प्राइवेट सेक्टर को रेयर अर्थ की माइनिंग में अलाउड नहीं किया है। तो ये एक पॉलिसी लेवल पे हमें डिसीजन देखना पड़ेगा कि अगर विदेशी कंपनियां चाहती हैं आना, तो हम उनके लिए ये सेक्टर खोलते हैं कि नहीं खोलते हैं। उसमें इशू ये है कि अभी तक हमने रेयर अर्थ को एटॉमिक एनर्जी के साथ के साथ क्लब कर रखा है, तो इसलिए वो सेक्टर अभी बंद है। परंतु जो दूसरे क्षेत्र हैं, दूसरे खनिज हैं, उसमें विदेशी कंपनियां आ सकती हैं। प्राइवेटाइजेशन को पिछले कुछ समय में बढ़ावा दिया है। पर जो रियल मुझे लगता है कि जब यूएस के साथ हम कर सकते हैं, वो 2 एस्पेक्ट हैं। एक तो ये है कि जो प्रोसेसिंग है, जो इन क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग है, सारा पेच वहां पे है। आपको ये प्रोसेसिंग जो है काफी एनर्जी इंटेंसिव है और ये जो इंडस्ट्री है काफी पोल्यूटिंग है। तो आपको एक नई टेक्नोलॉजी चाहिए जो एनर्जी एफिशिएंट हो, लेस पोल्यूटिंग हो और वो इकोनॉमिकली वाइबल हो। तो अगर दोनों कंट्री मिलके टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे अगर फोकस करें तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा एस्पेक्ट है जो रंजन सर ने भी मेंशन किया, रीप्रोसेसिंग और रीप्रोसेसिंग एंड रिकवरी। देखिए, अभी हो क्या रहा है कि जो क्रिटिकल मिनरल है, अब हमारा जो ई वेस्ट है, यूज्ड बैटरीज हैं, अब ये एक अंबार इकट्ठा हो रहा है इस तरह का, और इसमें बहुत सारा रेयर अर्थ है।
अब जो विशेषज्ञ हैं वो ये तक आर्ग्यू करते हैं कि देखिए, आप जब रेयर अर्थ मिट्टी से निकालते हैं तो उसका जो रिकवरी लेवल है उससे कहीं ज्यादा रिकवरी लेवल आप जब अगर एक कंप्यूटर की चिप से तोड़ के उसको रीप्रोसेस करके अगर रेयर अर्थ निकालते हैं तो वो ज्यादा है। तो जो रीप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है उस पे अगर दोनों देश काम करेंगे तो बहुत ज्यादा संभावना उसमें है, बल्कि इसके कि डायरेक्ट निवेश आए खनन में निवेश आना चाहिए, पर उसमें कुछ हमारी तरफ से रेगुलेटरी हर्डल्स हैं। बट ये दो एस्पेक्ट हैं टेक्नोलॉजी, चाहे वो आपकी प्रोसेसिंग की हो या रीप्रोसेसिंग की हो। इनफैक्ट यूएस में अभी एक फर्म है जिसने बहुत अच्छी तकनीक इजाद की है जिससे जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं उसको ब्रेक करके और उससे रीप्रोसेस कर रहे हैं रेयर अर्थ को अलग निकालने का। तो मेरे ख्याल से जो मेन फोकस रहेगा वो टेक्नोलॉजी फ्रंट पे रहेगा। जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है, दोनों कंट्री में भी सोच सकती है कि जो तीसरी कंट्री में जहां पे जैसे आप कोंगो है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं बहुत से, बिल्कुल तमाम संभावनाएं आप बता रहे हैं। एम्बेसडर चक्रवर्ती, एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहेंगे। इन्हीं तमाम संभावनाओं को देखते हुए भारत खनिज आपूर्ति में वैश्विक प्रतिस्पर्धा में कितनी बढ़त लेता हुआ नजर आता है? देखिए, ये जो अभी आपने देखा जो एफटीएज हो रही हैं, भारत जो एफटीएज वगैरह कर रहा है, तो इसमें क्लियरली एक इंडिकेशन हम लोगों को मिल रहा है कि भारत की जो डिप्लोमेसी है वो एम कर रही है कि भारत को जो मेजर सप्लाई चेन्स हैं उसमें एक एंकर बनाए। और बिकॉज ऑफ द टैरिफ वॉर अनलीश्ड बाय प्रेसिडेंट ट्रम्प, अब सब देश देख रहे हैं कि इस तरह की जो अनसर्टेनिटी उन्होंने क्रिएट कर दी है, अब उसका क्या किया जाए, उसका क्या इलाज है। तो ये जितने भी देश हैं जो उनके मित्र हैं वो अब देख रहे हैं कि हम जो मिडिल पावर्स हैं या जो भी हैं वो इकट्ठे होकर हम लोग एफटीएस वगैरह कर लें, क्योंकि WTO बेस्ड जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग ऑर्डर था उसकी तो धज्जियां उड़ा दी उन्होंने, क्योंकि अब सब बायलैटरल हो गया है, MFN भी खत्म हो गया है, कोई अब मान नहीं रहा उसको, सब बायलैटरल में चले गए हैं कि किसी तरह से। तो एफटीए जो है वो बेसिकली बायलैटरल और रीजनल है। इंडिया ने काफी सारे एफटीए किए हैं, तो इसकी वजह से अब भी बाकी चीजें भी उसी बिल्कुल भारत का एक बड़ा कूटनीतिक जो विजन है वो साफ तौर पर नजर आता है। बहुत शुक्रिया एम्बेसडर चक्रवर्ती आपका और पंकज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।